नमस्कार दोस्तों, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन सोल्व करते हैं सीटेट का प्रीवियस पेपर। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि प्रीवियस पेपर को लगाना है, तो आइए दोस्तों प्रीवियस पेपर को सोल्व करते हैं। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ए स्टेटमेंट है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी स्टेटमेंट है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और सी स्टेटमेंट है, ये मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। अब ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सी गलत है। दूसरा ऑप्शन है ए और सी सही है, बी गलत है। तीसरा ऑप्शन है बी और सी सही है, ए गलत है। चौथा ऑप्शन ए, बी और सी सभी गलत है। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा फोर्थ, ए, बी और सी सभी गलत है। ये जितने भी स्टेटमेंट दे रखे ऋतु संबंधित, ये सारे स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखे, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। इसमें ए स्टेटमेंट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। यानी एक परत के बारे में पूछा है इन्होंने, 2 स्टेटमेंट दे रखा है। तो ये किस परत में होता है, ये होता है मध्यमंडल में। मध्यमंडल में क्या क्या होता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न, आयतन का संबंध है वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, वायुमंडल और उसमें होने वाले गैसों के साथ। तो इसका आंसर होगा 3rd नंबर, सूर्य ऊर्जा के साथ। सूर्य ऊर्जा के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब ये एक मिलान वाले प्रश्न है। मैं बात किया था लास्ट वीडियो में कि मिलान वाले प्रश्नों को भी गौर से देखना पड़ता है। तो इसमें सही जोड़ी है, एक प्रश्न भी मिल जाएगा तो पूरा बन जाएगा। ए शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन और शीतोष्ण सदाबहार वन। 35 नंबर का होगा दूसरा ऑप्शन होगा। तो देखिए, ए का होगा तीसरा, शंकुधारी वन, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन, इसका इससे मिल जाएगा। और बी का चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो क्या हो जाएगा, महाद्वीपों का पश्चिमी एवं पश्चिमी किनारा। ये ओके, सी का दूसरा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदावन, दृढ़ काष्ठ वाले वन, और डी का तो फर्स्ट हो ही जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। ये भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को बहुत ट्रेंड हो गया। पहला स्टेटमेंट है, सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और बी स्टेटमेंट है, सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ए और बी दोनों सही है। यानी सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और दूसरा है, सारा की गुफाओं को प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के
अलवण जल में डाल्फिन पाई जाती है। डाल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डाल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो क्या है डाल्फिन के बारे में सही स्टेटमेंट, बात करते हैं। 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, बी और सी तीनों सही है। यानी डाल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डाल्फिन पाई जाती है। डाल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है और डाल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न से किन का मिश्रण है। 38 नंबर प्रश्न का है, तो इसका किसका मिश्रण है ये। फर्स्ट आएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है बायोगैस। ओके, आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही का उत्तर चयन करें। इसमें फिर दो स्टेटमेंट दे रखे। ए स्टेटमेंट है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और बी स्टेटमेंट है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों का संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें फिर चारों ऑप्शन है, ए गलत है परंतु बी सही है। राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका है राइट, पहला ही राइट है। ए गलत है परंतु बी सही है। यानी सभी संसाधनों का हार्दिक मूल्य होता है और बी स्टेटमेंट समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि ये तो सिंपल बात है, सभी संसाधनों का एक हार्दिक मूल्य होता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका हार्दिक मूल्य नहीं भी होता है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। चालीस नंबर प्रश्न, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ये ऊर्जा से संबंधित परंपरागत स्रोत, इससे संबंधित एक न एक प्रश्न हर एग्जाम में बनता ही बनता है। तो बताइए कौन सा समूह है। तो इसका पहला ही उत्तर राइट है, खनिज तेल। ऊर्जा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये तीनों ही परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है और ईंधन है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। यानी फिर मिलान वाला प्रश्न आ गया। 41 नंबर प्रश्न है, इसका मिलान करते हैं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। इनका मिलान करते हैं, आइए देखते हैं। विकास व प्रयोग का स्तर, तो ये तो डायरेक्टली इजी है, सामने ही है। विकास व प्रयोग का स्तर है वास्तविक और संभाव्य। उद्गम है जैव और अजैव। वितरण का है सर्वव्यापक और स्थानिक। और भंडार का नवीनीकरण और अनवीनीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर वाला प्रश्न भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। ए स्टेटमेंट है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और दूसरा स्टेटमेंट है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी है। तो इसमें चार ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा आंसर है। 42 का कौन सा आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न का आंसर फोर्थ होगा। ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन ये एक दूसरे के कारण नहीं है। लगभग 12 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी पड़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे, ये बात सही है। और हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी है। ओके तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं
43 नंबर क्वेश्चन का पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे। वे स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो इसका कौन सा होगा? इसमें केवल पहला ही होगा, केवल फर्स्ट ही होगा। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वो पुरास्थल कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, तो क्या बनाते थे? ए पत्थर की मोहरें, बी पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, सी लोहे से बनी तकलियाँ, डी सोने से बने बर्तन। तो क्या बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो इसका 2 होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे और सोने से बने बर्तन भी बनाते थे। और इसमें क्या नहीं बनाते थे वे? लोहे से बनी तकलियाँ यानी लोहे की चीज़ें नहीं बनाते थे और पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र भी नहीं बनाते थे। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एक महापाषाण पर्व में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। क्या देखना होगा कि महिला का है कि किसका है? तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखे। हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा केवल फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, केवल हड्डियों की संरचना। हड्डियों की संरचना से पता चल जाता है कि ये महिलाओं की हड्डियाँ या पुरुषों की। ओके, बात करते हैं आगे। 46 नंबर का क्वेश्चन है। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाना है जो भी घटनाएं हुई है। तो आरोही क्रम में घटनाओं को सजाना है। ए ऑप्शन है वेदों की रचना की शुरुआत, बी है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी है इनाम गांव में कृषकों का निवास और डी है चरक। तो इसका है ये एक सिस्टोमेटिक ही ऑलरेडी जमा हुआ है, एक तरह से ये एक इजी प्रश्न हो गया। ए बी सी डी 46 का आएगा फर्स्ट। तो पहले क्या हुआ था? वेदों की रचना की शुरुआत हुई थी, फिर महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत और इनाम गांव में कृषकों का निवास और फिर चरक। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा निम्नलिखित को सजाइए। तो सजाना है। पहले लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर, हाथ सिक्के और महाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अर्कामणु पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो क्या होगा इनका सीरियल क्रमांक? इनका सीरियल क्रमांक ये होगा CDAB। तो इसमें अवरोही क्रम में यानी उल्टा घटाना है। जो पहले अभी जो लेटेस्ट घटनाएं है तो वो बाद में जाते हुए, तो पहले सी अर्कामणु पत्तन में बसना, फिर डी संगम साहित्य की रचना की शुरुआत और फिर है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर, हाथ सिक्के और फिर बी है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 48वें प्रश्न की। कथन ए चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ये 2 स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा 4th नंबर ऑप्शन। ये दोनों ही बातें सही हैं, ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु ए सही का स्पष्टीकरण बी नहीं करता है। ओके, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये चोलों के थे जो कि दक्षिण भारत में थे। और चोल कांस्य प्रतिमा देवी देवताओं की भी थी और साथ में उनके भक्तों की भी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कथन ए
दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। और कथन बी है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। बताइए कौन सा है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है किंतु बी गलत है। दिल्ली की सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ये बात सही है, लेकिन उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे, ये बात सही नहीं है। बात करते हैं 50वें प्रश्न की। इसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है। कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और कथन बी है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसमें क्या है, ए गलत है किंतु बी सही है। ए गलत है किंतु बी सही है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो बी ऑप्शन राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है 51। इसमें भी ये भी स्टेटमेंट वाला है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया था। और बी स्टेटमेंट है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मंदाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बावनवा प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। और बी स्टेटमेंट है, जनजाति समाज कहीं असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा इसमें। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये गलत है किंतु बी सही है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था, नहीं, ये गलत बात है। और जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न पे। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया था। और बी स्टेटमेंट है, बहादुर शाह जफर के 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगवातियों के पक्ष में बदल दी थी। इसका है तीसरा स्टेटमेंट सही है। ए और बी दोनों सही हैं एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया। तो क्या है, बहादुर शाह जफर ने मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था, ये बात सही है। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगवातियों के पक्ष में बदल दी थी। ये दोनों स्टेटमेंट राइट है। 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। भैया, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं के सुधार एवं जाति के सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा गलत है इसमें, प्राचीन पहला ऑप्शन है, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, ये तो राइट बात है। और प्राचीन ग्रंथों को ज्ञान से सुधारकों को नई कानून बनाने में मदद मिली, ये भी बिल्कुल राइट है। और विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, ये भी राइट है। और प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार किया था, ये केवल हिंदू ग्रह पर विचार नहीं किया था,
बल्कि सभी ग्रंथों पर विचार किया था, ये गलत है। ये 55वां प्रश्न आता, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो ये आंध्र प्रदेश का पहले हिस्सा था। सीधा ऑप्शन पे जाते हैं, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, ये कब अलग हुआ? 2014 में अलग हुआ और इसकी राजधानी कहाँ? हैदराबाद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ये स्टेटमेंट है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी स्टेटमेंट है, इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण समाचार कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए। और सी है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा ए और सी। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। अब 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? यानी मतलब रूढ़िवादिता जेंडर लिंगवाद का उदाहरण नहीं है। इस पर बात करते हैं। 4 स्टेटमेंट दे रखे, इसमें अपन सीधे ऑप्शन पे ही जाते हैं। इसका राइट आंसर है, स्पोर्ट्स के जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई है। ये रूढ़िवादिता जेंडर रूढ़िवादिता का एक उदाहरण है, बाकी सभी जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। 58 नंबर का प्रश्न है, दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ये विश्व का 2 स्टेटमेंट है, फिर इसमें एक महाद्वीप की पहचान करना। आगे बढ़ते हैं। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और बी स्टेटमेंट है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे 2 प्रश्न तैयार हो गया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हो जाता है? पहला ही ऑप्शन सही है, ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होती? हमको कल्पना करना है, यदि पृथ्वी कक्षीय तल की तरफ नहीं झुकी होती तो क्या होता? इसका पहला ही राइट आंसर है। ये स्टेटमेंट दे रखे, पृथ्वी वृत्त और देशांतर एक दूसरे से मिल जाती अगर नहीं झुकी होती। और सी स्टेटमेंट है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। आगे करते हैं 61वें प्रश्न की बात। भारत में ग्राम पंचायत में कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है ये। अब 62वें प्रश्न की बात करते हैं। पुलिस थाने के प्रभारी के पदनाम क्या है? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर। सीधे ऑप्शन पे ही जाते हैं। ठीक है, इस पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। ओके, 63 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया? 4 ऑप्शन है। एक है अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। दूसरा, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो यही राइट आंसर है, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाया गया था। 64वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसे माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम सीधे राइट आंसर की तरफ ही अब बढ़ते हैं।
65वां प्रश्न है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आदिवासी एवं दलितों के लिए पारित किया गया था। 66वां प्रश्न है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता भैया? संघवाद कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो कौन सी नीति करती है? सरकारी नौकरी में सूचीकृत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा ए और बी, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 वाले प्रश्न की बात करते, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, इस बात की हमको जानकारी मिलेगी इस वास्तुशैली से। बात करते हैं 69 प्रश्न का, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ये एक पेडागोजिकल क्वेश्चन आ गया इतिहास से संबंधित। तो क्या राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है। राइट, बिल्कुल सही बात है, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। 76वें प्रश्न की बात करते हैं। 70वें प्रश्न की बात करते हैं, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो क्या उद्देश्य होना चाहिए? अपन सीधे विकल्प की तरफ ही बढ़ते हैं, तो इसका होगा दूसरा, ए बी डी सही है। पढ़ लेते हैं। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना है, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना है, और डी है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की पहचान करना है। 71वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए? दो स्टेटमेंट दे रखे, अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े और मुद्दों को संबोधित करना। बी है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ता को संवेदनशील बनाना। सी ऑप्शन है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और डी है ये समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, केवल चौथा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ए बी सी सही है। ठीक है, ये सिर्फ डी वाला नहीं है। ओके दोस्तों, बात करते हैं आगे 72वें प्रश्न की। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए भैया? विभिन्न संस्कृति से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा में शामिल करें। अच्छा सॉरी, ये प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में आकलन का बल देना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा? क्या बल देना चाहिए? अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों में से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न, द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। सेकेंडरी सोर्स क्या है? आंसर प्लीज आंसर कौन सा है? पहला सी वैली द्वारा लिखित इन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। कौन सा है द्वितीय सोर्स? इसका फर्स्ट उदाहरण होगा, पहला ही होगा, सी वैली द्वारा लिखित इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। 75वें प्रश्न की बात करते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न
आत्मकथाओं से किसका संदर्भित कर सकते हैं? किसका कर सकते हैं भैया? राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवन का समर्थन कर सकते हैं। राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवन का समर्थन कर सकते हैं। 76वां प्रश्न है। 76वां प्रश्न है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? किन परिप्रेक्ष्यों में विकास करना चाहिए भाई? तो 76 नंबर का राइट आंसर होगा फोर्थ। 76 नंबर का आंसर होगा फोर्थ। ए, वी और डी इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। संसाधन और संरक्षण का करना चाहिए, और विकास और विस्थापन का करना चाहिए, और मानव विकास का। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। क्या करती है भैया? एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। दैट इज फोर्थ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय के अंत में दी गई प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ये 3 स्टेटमेंट दे रखे, इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कौन सा कथन सही है। सीधे अपन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें दूसरा राइट आंसर है। ए और बी सही है। देख लेते हैं क्या है। ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। राइट बात है। प्रोजेक्ट कार्य कर तुलना और विभेद करना। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। और सी ऑप्शन इज गलत है, ये फिर भी पढ़ लेते हैं। ये अधिगम कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ विस्तृत करता है, ये नहीं है। 79 क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में क्या होना चाहिए? ये भाव है। ये स्टेटमेंट है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी स्टेटमेंट है, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जिसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई। और सी स्टेटमेंट है, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो इसका होगा ए और सी। ए और सी पहला सही है और तीसरा सही है। ओके मित्रों, आगे बात करते 80 नंबर प्रश्न की। 80 डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अनुभव की तुलना करना, परिस्थिति से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव का, और परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। किसका अनुमान लगा रहे हैं? तो परिस्थिति का से अनुमान लगाना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? कौन सी विधि सर्वोत्तम हो सकती है? ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें सीधे हम आंसर की तरफ पढ़ेंगे। सरल है, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। ठीक है, क्योंकि बाजार विषय की चर्चा है तो दुकानदार से बेटर कौन जानेगा। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है, यही इस ईश्वर की महिमा है, इसलिए दूषण है भीतर है, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम नहीं रखना। महारी चौका का ये कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे इस कविता की? तो सीधे बात करते हैं, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, ये कविता का भाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है।
तो कौन सा आंसर होगा इसका? 83 का तीसरा आंसर राइट होगा। तीनों स्टेटमेंट सही है, इनको पढ़ते हैं। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना और भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना। तीनों स्टेटमेंट इज राइट। 84 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। गिलोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? गिलोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। ए, बी और सी सही है। यानी परिक्रमण की बात होगी, दिन रात की बात होगी और मौसमी परिवर्तन की बात होगी। बात करते हैं 85वें प्रश्न की। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो किसके साथ कर सकते हैं? इसका आंसर जाएगा बी, ए, बी और डी। तो खनिज संसाधन की बात होगी, उद्योग की बात होगी और हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है उसकी बात होगी। ठीक है, राइट। 86वें प्रश्न की बात करते हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो इसका सीधा आंसर पे जाएंगे, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन। भूख पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए शिक्षक को? भूकंप के दौरान बढ़ती जाने वाली सावधानियों पर बल देना चाहिए भूकंप विषय को पढ़ाते समय। ठीक है। 88वें प्रश्न है। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए थे तवा बांध के स्थानीय लोग 1990 के दशक में। बात करते हैं 89 प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो कौन सी है? सीधे आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। निम्न की कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। 90 प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में लिखने से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो सीधे आंसर की तरफ पढ़ते हैं। सीधे आंसर की तरफ तो आंसर होगा भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। ये बात गलत है, 1950 में नहीं हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है। तो जब ये गलत है तो ऊपर के तीनों सही होंगे। लोकतंत्र के समय में भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था और दूसरा स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया था और भारत में सरकार के लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। ये तीनों ऊपर की बातें सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये प्रीवियस पेपर पसंद आया होगा। दोस्तों मैं इसी तरह के समाज विज्ञान विषय वाले प्रीवियस पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो जिन लोगों को ये पसंद आ रहा है या जिन भाइयों को ये पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। ओके, धन्यवाद।